नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुग़ल बादशाह अकबर, जो बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बाद गद्दी पर बैठता है। लेकिन मुग़ल वंश की बात करें तो तीसरा बादशाह रहता है बाबर और हुमायूं के बाद। तो अकबर का जो कार्यकाल है, जो कालखंड है, हम देखेंगे 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। अगर मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा की जाए तो उसमें हम देखेंगे जो अकबर है इसका विशेष महत्व रहता है। और भारत में अकबर की बात की जाए तो मुग़ल वंश में हम देखेंगे मुग़ल वंश को भारत में स्थायित्व प्रदान करने वाला संपूर्ण रूप से कौन था? अकबर ही था। अकबर की इतिहास में महत्वपूर्णता या महत्ता इतनी है कि हम देखें केवल भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में भी अकबर का जो शासनकाल है या अकबर का इतिहास है उसे महत्व दिया जाता है। तो आइए हम देखेंगे आज अकबर और उसका जन्म कहाँ पर होता है, उसके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अकबर से पूर्व जो शासक रहे, अकबर से पूर्व हम देखेंगे शासक बाबर, हुमायूं, ये तो मुग़ल बादशाह थे। लेकिन बीच में एक अफ़गान शासक रहता है, अफ़गान शासक था, वो रहा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी तो इनके पास इतना समय नहीं था, समय का अभाव था, ये कुछ नीतियां नहीं बना पाए शासन के लिए। लेकिन जो अकबर था, अकबर ने लंबे समय तक शासन किया, अकबर ने लंबे समय तक शासन किया था तथा उसने जो नीतियां बनाई, अकबर के द्वारा जो नीतियां बनाई तथा उन नीतियों के जो हम देखेंगे प्रभाव थे, नीतियों के जो प्रभाव थे या परिणाम आए वो भी उसने देखे जाता, उसके अनुसार ही उसने शासन किया। लेकिन इन तीन शासकों की हम बात करें तो इनके पास क्या था? समय का अभाव रहा, इनको इतना समय नहीं मिला। जो बाबर था, बाबर लगातार युद्धों में ही व्यस्त रहा। कुछ समय बाद शेर शाह सूरी से पहले हम देखें हुमायूं है, हुमायूं को भी समय नहीं मिला, हुमायूं को भी निर्वासन काल काफ़ी समय तक व्यतीत करना पड़ा। तो शेर शाह सूरी की भी थोड़े समय बाद मृत्यु हो जाती है, 4-5 वर्षों तक ही शासन कर पाता है। लेकिन अकबर की यहाँ पर हम बात करें तो अकबर लंबे समय तक शासन करता है। हम देखेंगे 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। तो इसके बाद हम देखेंगे अकबर का जन्म कहाँ होता है, किसके यहाँ होता है? हुमायूं के निर्वासन काल के समय अमरकोट के राजा वीरसाल, अमरकोट का शासक वीरसाल, अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ किसका जन्म होता है? अकबर का होता है। और यह एक राजपूत शासक था, राजपूत शासक था। ऐसा माना जाता है कि अकबर का जो जन्म है राजपूत परिवार में होने के कारण, यानी कि राजपूतों के यहाँ रहने के कारण, उनका जो पालन पोषण है कुछ समय तक वहाँ होने के कारण, जो उसकी नीतियाँ हैं बहुसंख्यक हिंदू लोगों के प्रति वह उदार रहती है, यही कारण माना जाता है। और इसका जन्म होता कब है तो हम देखेंगे 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम अकबर की माता श्री का नाम रहता है। इनके पिता की बात करें तो इनका पिता था हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका पिता था। तो 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम की कोख से हुमायूं के यहाँ अकबर का जन्म होता है, अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ। तो उसके बाद हम देखेंगे अकबर का जो राज्याभिषेक है, या हम देखें इससे पहले अकबर जो है राज्याभिषेक से पूर्व लाहौर व गजनी का सूबेदार भी रह चुका था। लाहौर व गजनी का सूबेदार भी रह चुका था अकबर।
हम देखेंगे गद्दी पर बैठने से पूर्व, या देखें हम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पूर्व जो अकबर है लाहौर व गजनी का सूबेदार भी रह चुका था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके राज्याभिषेक की। अकबर का जो राज्याभिषेक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब होता है? 14 फरवरी 1556 को, 14 फरवरी 1556 को, वैलेंटाइन डे के दिन। और हम देखें 14 फरवरी को ही किसका जन्म हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का भी जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1556 किसका जन्म होता है? हम देखेंगे इतिहास में पढ़ने को हमें मिलता है कि हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। और इसकी सूचना अकबर को जब मिलती है तो अकबर कहाँ था? पंजाब में था। अकबर कहाँ था? पंजाब में था। और अकबर के साथ कौन था? बैरम खान, इसका संरक्षण था। बैरम खान, बैरम खान जो अकबर का संरक्षक रहता है, अकबर का संरक्षक था। हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर को सूचना मिली, बैरम खान इसके साथ था, इसका संरक्षक था। लेकिन उस समय अकबर था कहाँ पर? अकबर पंजाब में था। पंजाब में अकबर सिकंदर शाह के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। किसके साथ? सिकंदर शाह के साथ अकबर और सिकंदर में उस समय युद्ध चल रहा था। लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु होती है, सूचना मिलती है, तो हुमायूं का जो राज्याभिषेक है उसी समय बैरम खां के संरक्षण में कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे गुरदासपुर की कलानौर में। कहाँ पर? गुरदासपुर के कलानौर में, जो पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। यहाँ पर अकबर का जो राज्याभिषेक है वो बैरम खां के संरक्षण में किया जाता है, मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। बैरम खां के संरक्षण में या देख रेख में मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कठिनाइयाँ आती हैं अकबर के सिंहासन पर। जब अकबर बैठता है तो कुछ कठिनाइयों का भी उसको सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ पर पानीपत का युद्ध देखने को मिलेगा। हेमू और अकबर का यहाँ पर हमें संघर्ष भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रथम होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें संघर्ष किसके मध्य होता है? एक तो हेमू रहता है, दूसरा हम देखेंगे मुगल बादशाह अकबर है। इन दोनों के मध्य हमें संघर्ष देखने को मिलेगा। होता क्या है, जब अकबर पंजाब में था तो उस समय बिहार का सूबेदार था, हम देखेंगे बिहार का सूबेदार था आदिल शाह का सेनापति था हेमू, जो रेवाड़ी का रहने वाला था। सेनापति कौन था? हेमू द्वारा आगरा की तरफ रुख कर दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली का सिंहासन है जो अभी खाली पड़ा था। हम यहाँ देखेंगे जो हेमू है, हेमू आगरा की तरफ चल देता है और आगरा पर हेमू का क्या हो जाता है? आगरा पर अधिकार हो जाता है। आगरा पर अधिकार हो जाता है हेमू का। तथा उसके बाद आगरा से हम देखेंगे, यहाँ पर हम देख लेंगे, थोड़ा मैप पर देख लें ताकि आसानी से याद हो जाए। यहाँ पर हम देखेंगे जो भारत की, हिंदुस्तान की स्थिति है उस समय कैसी थी। ये दक्षिण भारत है। यहाँ पर हम देखेंगे ये उत्तर भारत की स्थितियाँ। यह जो क्षेत्र है पंजाब का था, यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र था, यहाँ पर दिल्ली रहेगी, यहाँ पर आगरा रहेगा। और हेमू है जो बिहार के आदिल शाह का सेनापति रहता है। यहाँ से चलता है आगरा पर अधिकार कर लेता है। आगरा से चलता है दिल्ली की ओर। जब दिल्ली की ओर
चलता हेमू, ये आगरा का क्षेत्र है, दिल्ली की ओर चलता है। तो दिल्ली में कौन था? तरदी बेग था। कौन था? तरदी बेग था। और तरदी बेग को यहाँ पर हेमू क्या कर देगा? परास्त कर देगा। तरदी बेग यहाँ पर परास्त हो जाता है हेमू से। तरदी बेग क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है हेमू से और यहाँ से भाग खड़ा होता है। इधर हम देखेंगे पंजाब में अकबर था इस समय, पंजाब में था अकबर। अकबर के सरदार उसे कहते हैं कि वह वापस काबुल चला जाए, लेकिन अकबर इस बात को नहीं मानता और वह दिल्ली की तरफ रुख करता है। वह दिल्ली पर ही अपना कब्जा चाहता है ताकि वह हिंदुस्तान की सत्ता को भोग सके। तो उस समय हम देखेंगे अधिकार होता है आगरा पर हेमू का, और इसके बाद हेमू जो है दिल्ली चला आता है। दिल्ली से तरदी बेग को परास्त कर देता है। तरदी बेग को परास्त कर देता है। तब पानीपत का युद्ध होता है। इसके बाद पानीपत का युद्ध होता है। यहाँ पर हम देखेंगे पानीपत के युद्ध में अकबर और दोनों आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर हेमू जो है, हेमू की आंख में तीर लग जाता है। युद्ध के समय हम देखेंगे हेमू की आंख में तीर लग जाता है और तीर लगने से जो हेमू है हाथी पर जो ओहदा होता है उसमें गिर जाता है और जो उसकी सेना है उसमें भगदड़ मच जाती है और जिसमें विजय होती है किसकी? अकबर की। अकबर की पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय होती है और विजय के बाद जो हेमू है उसे पेश किया जाता है अकबर के समक्ष और यहाँ पर बैरम खां के द्वारा हेमू का वध कर दिया जाता है। बैरम खां के द्वारा हेमू का वध कर दिया जाता है। इसके बाद हम शासनकाल की हेमू बैरम खां की बात करें तो बैरम खां का जो समय है 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में, किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में शासन करता है अकबर। लेकिन कुछ बातों को लेकर इनके मध्य मनमुटाव हो जाता है बैरम खां और अकबर के मध्य। तो अकबर के द्वारा मक्का जाने का आदेश दे दिया जाता है बैरम खां को। बैरम खां को अकबर के द्वारा मक्का जाने का आदेश दिया जाता है। मक्का जाने का आदेश दिया जाता है। उस समय मक्का जाने का आदेश मतलब था उसे राज्य से निर्वासन काल भोगने के लिए, यानी कि राज्य के कार्यभार से उसे कोई लेना देना नहीं होता था, उसे भेज दिया जाता था मक्का के लिए। जब मक्का की तरफ जा रहा था बैरम खां तो 1561 में उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है बैरम खां की। तो यहीं पर बैरम खान का है जो काल समाप्त हो जाता है। बैरम खान अकबर द्वारा वकील के पद पर नियुक्त किए गए। अकबर द्वारा वकील के पद पर नियुक्त किया गया था बैरम खां को। किसे? बैरम खां को वकील के पद पर नियुक्त किया गया था। फिर से देख लेंगे हम पानीपत का युद्ध किसके मध्य होता है। पानीपत का युद्ध है जो हेमू व अकबर के मध्य होता है। पानीपत का यह द्वितीय युद्ध था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू व अकबर के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हेमू कौन था? बिहार का सूबेदार आदिल शाह, जिसका सेनापति था हेमू। हेमू रेवाड़ी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का रहने वाला था। इसके द्वारा 24 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध लड़े गए थे? 24 युद्ध लड़े गए थे। उन 24 में से 22 युद्धों का विजेता था हेमू। हेमू क्या करता है? बिहार की तरफ से चलता है, ग्वालियर की तरफ से होते हुए वह आगरा पर अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? हम यहाँ पर देखेंगे आगरा पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद हेमू जो है दिल्ली की तरफ चलता है। दिल्ली पर भी हेमू का अधिकार होता है और यहाँ से किलेदार जो तरदी बेग है यहाँ से भाग छूटता है, परास्त हो जाता है। अब दिल्ली से लेकर आगरा उसके नियंत्रण में है और बिहार का क्षेत्र और संभल का क्षेत्र है ये जो किसके नियंत्रण में आ जाता है? हेमू के नियंत्रण में आ जाता है। अब
पंजाब के क्षेत्र में था। अकबर के जो सरदार हैं, अकबर को कहते हैं कि अब उन्हें हिंदुस्तान की तरफ या दिल्ली की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके लिए यह किसी खतरे को मोल लेने से कम नहीं है। लेकिन अकबर व बैरम खां अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तथा पानीपत के मैदान में आ डटते हैं और पानीपत के मैदान में ही हेमू चला आता है तथा इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में हम देखेंगे जो हेमू है वह मारा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जब यहाँ पर युद्ध होता है तो हेमू जो है हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था और अचानक उसकी आंख में क्या है, तीर लग जाता है, जिससे वह उसके हौदे में गिर जाता है और सेना में भगदड़ मच जाती है। उसके बाद हेमू को पकड़कर अकबर के समक्ष पेश किया जाता है और बैरम खां के द्वारा हेमू का क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो बैरम खान है, बैरम खान पर्शिया के कराइकुल वंश से संबंधित था और 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर पर इसका प्रभाव रहता है। लेकिन कुछ कारणों से इनके मध्य क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण अकबर को जो बैरम खान खटने लगता है। तो अकबर क्या करता है, बैरम खान को मक्का जाने का आदेश दे देता है, लेकिन 1561 में उसकी हत्या कर दी जाती है। जो बैरम खान था अकबर के समय एक वकील के पद पर नियुक्त किया गया था। बैरम खान की जो हत्या है, बैरम खान की हत्या एक अफगान द्वारा की जाती है। जब वह यात्रा पर जा रहा था तो एक अफगान मुबारक खान के द्वारा, किसके द्वारा, मुबारक खान के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय पेटीकोट का जो शासन है या पर्दा शासन है उसके बारे में देखेंगे। बैरम खान से अब निजात मिल गई है अकबर को, तो उस समय हम देखेंगे अगला जो समय है 1560 से लेकर 1562 ईस्वी का काल है, जो क्या कहलाता है, पेटीकोट शासन कहलाता है। कौन सा शासन, पेटीकोट का शासन कहलाता है। पेटीकोट का शासन यहाँ पर कुछ हरम की महिलाएं थी, कुछ हरम की महिलाएं यानी मुख्य महिलाएं होती थी, जो उसकी माँ थी अकबर की, और बड़ी महिलाएं होती थी जो हरम की महिलाएं होती थी, उनका शासन में क्या होता था, प्रभाव रहता था, इसलिए इसे पेटीकोट का शासन कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसको 1560 से लेकर के कब तक मानते हैं, 1564, लेकिन 1564 है इसे गलत माना जाता है, क्योंकि हम देखेंगे अकबर के द्वारा 1562, 1563 और 1564 में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। 1562 में तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, दास प्रथा का अंत किया जाता है। किसका, दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है। उसके बाद का काल हम देखेंगे, यहाँ पर तीर्थ यात्रा से जो तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगता था, तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो 1564 का समय है, इस समय क्या किया जाता है, 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया जाता है। जजिया कर है जो, इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। जजिया कर की समाप्ति या जजिया कर को कब बंद कर दिया गया अकबर के द्वारा, 1564 में अकबर के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। यह था पेटीकोट का शासन। फिर से हम देखेंगे और इन्हीं कारणों से पता चलता है कि अकबर पर अगर 1564 तक पेटीकोट शासन होता या महिलाओं का प्रभाव होता तो अकबर 1562 में दास प्रथा और 63 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त नहीं कर पाता, जिससे पता चलता है कि पेटीकोट का जो शासन है 1560 से 1562 तक ही रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार में देखेंगे अकबर के द्वारा सर्वप्रथम मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया जाता है, जो कि एक अफगान था। किस पर आक्रमण किया जाता है, मालवा पर, मालवा पर आक्रमण किया जाता है तथा यहाँ का जो शासक है मालवा का वो कौन था, बाज बहादुर था।
अफगान शासक बाज बहादुर रहता है और बाज बहादुर पर विजय हासिल की जाती है अकबर के द्वारा। और इसकी विशेषता यही है कि साम्राज्य विस्तार में जो प्रथम अभियान था अकबर का, वो मालवा पर था। मालवा पर जो आक्रमण था वह अकबर का प्रथम अभियान रहता है साम्राज्य विस्तार में। यहाँ पर बाज बहादुर है, यहाँ पर परास्त होता है, किसकी विजय होती है? अकबर की विजय होती है। बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती, इसकी पत्नी थी रूपमती। रूपमती के द्वारा अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी जाती है, अपने प्राणों की आहुति दे दी जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे मालवा का जो आक्रमण है हुआ कब था, तो यह हुआ था 1561 में। उसके बाद हम देखेंगे जो 1562 का समय यहाँ क्या होता है। 1562 में दिल्ली से अजमेर की तरफ जा रहा था अकबर, तो रास्ते में उसकी जो मुलाकात है आमेर के शासक भगवान दास के साथ होती है। किसके साथ होती है? भगवान दास के साथ। 1562 में आमेर का शासक, आमेर का राजपूत शासक था भारमल, जिसे बिहारी मल भी कहा जाता था। इस समय क्या होता है, जो अकबर है, अकबर अजमेर की यात्रा पर था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था। तो रास्ते में जो उसकी मुलाकात है आमेर के शासक भारमल के साथ होती है। यहीं पर भारमल के द्वारा अकबर की, मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। क्या स्वीकार किया जाता है? अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तथा अपनी पुत्री हरखा बाई का जो विवाह है वह किसके साथ कर दिया जाता है? अकबर के साथ कर दिया जाता है। तथा इसी हरखा बाई से जहांगीर पैदा हुआ था। कौन उत्पन्न हुआ था? किसका जन्म हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हम देखेंगे 1561 में मालवा पर अधिकार हो जाता है और 1562 का जो समय है आमेर का या जयपुर जो है वो भी किसके अधीन हो जाता है? राजा या शासक बादशाह अकबर के अधीन। यहाँ का राजपूत शासक रहता है भारमल। तो इसके बाद जो अगली विजय हम देखेंगे 1567 में चित्तौड़ की विजय या मेवाड़ विजय। 1567 में चित्तौड़ की विजय। तो चित्तौड़ जो है इसका शासक कौन था? इसका शासक था उदय सिंह। उदय सिंह अपने दुर्ग का जो कार्यभार है, उदय सिंह के जो दुर्ग का कार्यभार है वह जयमल व फत्ता पर छोड़कर उदय सिंह कहाँ चला जाता है? स्वयं जंगलों में चला जाता है। लेकिन इस दुर्ग का जो घेरा है किसके द्वारा लगाया जाता है? अकबर के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पर अकबर और इन दो सामंतों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें अकबर विजित हो जाता है, चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है। यहाँ पर अकबर के द्वारा कत्लेआम का आदेश दिया जाता है, जो अकबर के चरित्र पर एक कलंक रहता है। अकबर के चरित्र पर क्या रहता है? एक कलंक रहता है। ये जो कत्लेआम यहाँ पर किया जाता है और 1568 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। किसका? उस दुर्ग को विजित कर लेता है अकबर। तो इसके बाद हम देखेंगे 1569 की विजय। 1569 रणथंभौर को विजित किया जाता है 1572 में। किसे? रणथंभौर को विजित कर लिया जाता है अकबर के द्वारा। यहाँ का शासक था सुरजन राय हाड़ा, जो कि अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की। इस प्रकार से हम देखेंगे रणथंभौर के बाद हम अगली विजय देखेंगे। यहाँ पर गुजरात
गुजरात विजय कब? 1572 से लेकर के 1573 में होती है। होता क्या है, अकबर के द्वारा गुजरात पर आक्रमण कर दिया जाता है तथा 1572 में गुजरात को विजित कर लिया जाता है और यहाँ का गुजरात का शासक अजीत कोका को यहाँ का सामंत या शासक नियुक्त कर अकबर वापस चला आता है। लेकिन बाद में क्या होता है, 1573 ईस्वी में यहाँ पर फिर से विद्रोह हो जाता है। 1573 में यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा तथा फिर से इतना लंबा सफ़र तय कर अकबर वापस चला जाता है 9 दिन में दिल्ली से गुजरात की तरफ जाता है। इसलिए जो गुजरात का आक्रमण है वह सबसे तीव्र गति या द्रुत गति का आक्रमण माना जाता है और 1573 ईस्वी में अकबर का जो अधिकार है वो किस पर हो जाता है, गुजरात पर भी हो जाता है। गुजरात जब अकबर जाता है तो पहली बार समुद्र के दर्शन गुजरात विजय के समय ही किसे होते हैं, अकबर को होते हैं। फिर 2 विजय और हैं महत्वपूर्ण, 1581 और 1595, काबुल विजय और दूसरी कंधार विजय। कौन सी है, कंधार विजय अकबर के द्वारा यहाँ पर की जाती है, काबुल विजय और कंधार विजय। थोड़ा फिर से देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है। यहाँ पर हम बात करेंगे अकबर के साम्राज्य विस्तार की। किसकी, अकबर के साम्राज्य विस्तार की। साम्राज्य विस्तार में देखें तो अकबर का जो प्रथम अभियान होता है वो 1561 ईस्वी में प्रथम आक्रमण होता है। किस पर होता है, मालवा के शासक बाज बहादुर पर, जिसको यह विजित कर लेता है अकबर तथा इसकी पत्नी जो रूपमती है वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो ये युद्ध कब हुआ, 1561 में आक्रमण होता है। फिर अगला हम देखेंगे जयपुर 1562 में, जो अमेर के राजपूत शासक भारमल थे या बिहारी मल थे, इनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। क्योंकि अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जा रहा था तो रास्ते में भारमल के द्वारा इनसे मुलाकात की जाती है तथा प्रस्ताव रखा जाता है अपनी पुत्री हरखाबाई से विवाह कर लेने का। तो अकबर और हरखाबाई का विवाह होता है और उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जो था जहांगीर, जो आगे चलकर अगला बादशाह बनेगा। इस प्रकार 1562 में जयपुर जो है, आमेर जो है, वो भी मुगलों के अधीन चला था। उसके बाद हम देखेंगे 1567 में चित्तौड़ पर घेरा डाला जाता है। किस पर, 1567 में चित्तौड़ पर घेरा डाला जाता है। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो यहाँ का शासक उस समय कौन था, उदय सिंह था। उदय सिंह अपने 2 वीर योद्धाओं को दुर्ग की सत्ता संभालकर कहाँ चला जाता है, जंगलों में। और ये दोनों वीर जयमल व पत्ता यहाँ पर दुर्ग की रक्षा करते हैं तथा बाद में इस दुर्ग को अकबर के द्वारा विजित कर लिया जाता है और यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दिया जाता है, जो अकबर के चरित्र पर एक कलंक साबित होता है तथा अकबर के द्वारा 1568 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं 1569 में रणथंभौर की विजय है, जिस पर शासन कौन कर रहा था, सुरजन राय हाड़ा का शासन था। उसके बाद है गुजरात विजय। गुजरात विजय है 1572-73 में होती है। 1572 में पहले अकबर के द्वारा गुजरात को विजित कर लिया जाता है, लेकिन बाद में 1573 में क्या हो जाता है, फिर से विद्रोह हो जाता है। यहाँ का जो शासक अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था वो था मिर्जा अजीज कोका। तो फिर से अकबर वापस जाता है कहाँ, गुजरात। 9 दिन में यह सफ़र तय किया जाता है, इसलिए इस आक्रमण को सबसे द्रुत गति का आक्रमण भी कहा जाता है। फिर से विजित कर लिया जाता है किसे, गुजरात को। उसके बाद है 1581 में काबुल विजय और 1595 में कंधार की विजय भी इसके द्वारा कर ली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे जो दक्षिण भारत का इतिहास है या दक्षिण भारत के साथ जो संबंध है अकबर के। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के साथ जो अकबर के संबंध रहते हैं। इस इतिहास में हम पढ़ेंगे
लगभग 1591 ईस्वी तक जो उत्तरी भारत है, अधीन हो जाता है अकबर की। किसके अधीन हो जाता है? अकबर की। उसके बाद रुख करता है अकबर दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में 4 राज्य थे। एक तो था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश। गोलकुंडा व खानदेश 4 राज्य थे। अकबर के द्वारा अपना संदेश भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? संदेश भेजा जाता है इन चारों राज्यों को कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। क्या कर लें? उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो तीनों राज्य हैं ये जो मना कर देते हैं अधीनता स्वीकार करने से, अधीनता स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो खानदेश है, खानदेश का शासक रहता है अली खान। कौन रहता है? अली खान। क्योंकि खानदेश जो है वह दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रवेश द्वार कहलाता था। किसका? दक्षिण भारत का। और खानदेश है जो मुगलों की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक था। मुगलों की जो सीमा थी उसके सर्वाधिक नज़दीक था। कहाँ था? मुगलों की जो सीमा उसके सर्वाधिक नज़दीक था और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी था, इसलिए इसे विजिट करना जरूरी था। तो यहाँ का शासक है जो अली खान, यह कर देना स्वीकार करता है अकबर को। अकबर को क्या करता है? कर देना स्वीकार कर लेता है। लेकिन बाकी के तीनों है यह अधीनता स्वीकार नहीं करती। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया जाता है। कहाँ पर? अहमदनगर पर अकबर द्वारा आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? अकबर द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तथा यहाँ का शासक था बहादुर शाह जो अल्पायु था और इसकी संरक्षिका थी चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी इसकी संरक्षिका थी। और बहादुर शाह को अकबर के द्वारा यहाँ पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 1601 ईस्वी। 1601 ईस्वी में क्या होता है? असीरगढ़ की विजय की जाती है। कौन सी विजय? असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ की विजय की जाती है अकबर के द्वारा, जो अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर की अंतिम विजय थी। और अकबर के द्वारा असीरगढ़ दुर्ग को ऐसा माना जाता है अकबर के द्वारा सोने की चाबियों से खोला गया था। सोने की चाबियों से खोला गया था। सोने की चाबियों से खोला गया था। इसी के साथ ही अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है उसकी विजय है, उसको जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हमने यहाँ तक देख लिया है। अकबर के समय प्रथम विद्रोह, अकबर के समय जो प्रथम विद्रोह है वह कब होता है? अकबर के समय प्रथम विद्रोह जो है वो होता है 1564 ईस्वी में। कब होता है? 1564 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया जाता है? उज़्बेकों के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे 1599 ईस्वी में क्या होता है? 1599 ईस्वी में जो जहांगीर है यह भी विद्रोह कर देता है। जहांगीर क्या करता है? अजमेर से इलाहाबाद चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अजमेर से इलाहाबाद चला जाता है तथा एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन जहांगीर के यहाँ अकबर के द्वारा किसे भेजा जाता है? अकबर के द्वारा भेजा जाता है अबुल फजल को उसे राजी करने के लिए भेजा जाता है, उसे समझाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन
अबुल फजल की जहांगीर के द्वारा यहाँ पर हत्या करवा दी जाती है 1602 ईस्वी में। यहाँ पर अकबर के द्वारा जहांगीर के यहाँ भेजा गया अबुल फजल को, तो 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है एक बुंदेला सरदार के द्वारा। बुंदेला सरदार के द्वारा इस समय बड़ा नाराज होता है जो अकबर है, किससे? जहांगीर से। फिर से हम देखेंगे 1601 में असीरगढ़ की विजय हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय जो प्रथम विद्रोह होता है वो किसका होता है? उज्बेकों का होता है। और होता कब है? 1564 में होता है। और 1599 में क्या होता है? 1599 का जब समय आता है तो जहांगीर के द्वारा अजमेर से इलाहाबाद जाकर बैठ जाता है और वहाँ से एक स्वतंत्र शासक की भांति क्या करने लगता है? व्यवहार करने लगता है। तो अकबर के द्वारा अबुल फजल को उसे राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन एक बुंदेला सरदार के द्वारा यानी जहांगीर के इशारे पर उसकी 1602 में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अकबर की जो मृत्यु है वो अतिसार के कारण 25 अक्टूबर 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही अकबर का जो कालखंड है यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अकबर की कुछ धार्मिक नीतियाँ थी, कुछ राजपूत नीतियाँ थी, बहुत से प्रशासनिक कार्य करवाए गए थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही साथियों आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आज के टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है उसमें हम देखेंगे अकबर की जो धार्मिक नीतियाँ हैं, जो अकबर का जो प्रशासन में सहयोग है, योगदान है। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।